कंसेप्ट अभी मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख दूंगा, फिर बताता हूँ मैं। जो कर चुके हैं उसमें से बताऊंगा ना आपको, चिंता मत करिए। अरे जैसा कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन? जी सर। हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, है ना। हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ चुके हैं। हम एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ जी, एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है, आज हम शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी कि हिंदी में कंकाल तंत्र। देखिए, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र में हम ज़्यादातर बच्चे जो कि पुराने फिजिकल एजुकेशन के सोच के हिसाब से चलते हैं वो पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हड्डी, मतलब कितनी हड्डी हैं, तो 206 हड्डी हैं। और नवजात में कितनी होती हैं, नॉर्मल इंसान में मतलब हाँ हमारे में 206, हाँ, और नवजात में वही 270 से 300 के आसपास। तो इतना पढ़ लेते हैं और कुछ कुछ मुख्य हड्डियों के नाम पढ़ लेते हैं बस। पर ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें स्केलेटन सिस्टम के सारे कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, उसके बाद बात बनेगी। चलिए बारी बारी से सीखते हैं। क्या हुआ? सभी बिल्कुल शांत एरिया में बैठेंगे। जैसे ही मैं आपको बार बार बीच में बोलूंगा ना कि हाँ भाई बताओ क्या बताया मैंने, तो फटाक से माइक ऑन करके बोलना है, बोलते रहना है, वो जरूरी है। और ऐसा ना हो कि किसी का माइक ऑन करते ही पास में ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, कुछ कुछ हो रहा है जो कान फट जावे, ऐसा नहीं है। शांति में बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है किन किन चीज़ों से बना है हमारा? बोन्स एंड जॉइंट्स। वैसे कहने को तो जॉइंट्स भी बोन से ही मिलके बने हैं, पर थोड़ा जॉइंट्स के बारे में विशेष पढ़ेंगे हम, है ना। जॉइंट्स के बारे में थोड़ा विशेष पढ़ेंगे, हड्डी और जोड़, ठीक है। अगर हम बोन्स की बात करें, हड्डियों की, तो ये हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, समझे, ठोस होती हैं, ठोस, और पोरस होती हैं, पोरस। पोरस यानी कि छिद्र नुमा, समझते हो? छोटे 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 छेद होते हैं। जैसे आप ये माइक देख पा रहे हो कैमरे में, दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। इसमें छेद दिख रहे हैं छोटे छोटे, ऐसे ही पोर्स होते हैं बोन्स में, पर छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। अगर ये पोर्स ज़्यादा बड़े बड़े होने लगे तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, वो ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह वाले रोग में। मैं भी नीचे जाके देखूंगा कौन है इसकी, है ना। स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठोस, और पोरस होते हैं,
छिद्रनुमा, ये जो हड्डियां होती हैं ये कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट की बनी होती हैं। किसकी? कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट की बनी होती हैं। अगर मतलब हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में रक्त वाहिकाएं भी होती हैं, यानी कि अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो उसमें से खून निकलेगा, ये तय है। लेकिन कार्टिलेज, हड्डियों का थोड़ा नरम रूप कार्टिलेज, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम इन दोनों के बारे में विशेष पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेल, टिश्यू। तब कार्टिलेज जो होती हैं, जैसे कान की, ये नाक की, ये इनमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती, हल्का फुल्का एक सप्लाई होता है जो इसे जीवंत रखे बस, वरना हड्डियों में रक्त वाहिकाएं होती हैं, यानी कि हड्डियों के अंदर और बाहर खून का सप्लाई करने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। टेलीग्राम भेज दी। देखो, जैसे ये डायग्राम देख पा रहे हो आप? जी सर। ये नॉर्मल रीढ़ की हड्डी है जिसमें छोटे छोटे हल्के हल्के छेद दिखाई दे रहे हैं आपको, पोरस। लेकिन वही अगर किसी को रोग हो गया, ऑस्टियोप्रोसिस हो गया, तो उसके हड्डियों में छेद बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे ये ऑस्टियोप्रोसिस है, अगर रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोप्रोसिस हो गया तो समझ रहे हैं आप, सड़ गया एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं ऑस्टियोप्रोसिस रोग। ये बातें क्लियर हैं आपके पास कि ये कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट का बना है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है। और एक डायग्राम अभी मैं दिखाऊंगा आपको, रुक जाइए, उस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां जिन भी कोशिकाओं से बनी होती हैं, जिन कोशिकाओं से बनी होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? ये हड्डियां 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। कौन कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। कौन कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। 3 प्रकार की कोशिकाएं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बोलो। जी सर, क्लियर है। अब ये क्या क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट वो जिनसे अभी हड्डियों का निर्माण हो रहा है, अभी जिससे निर्माण हो रहा है, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट वो कोशिकाएं हैं जिनसे अभी इस समय बोन मैट्रिक्स का निर्माण हो रहा है। समझे? और बोन मैट्रिक्स क्या होता है अभी बताता हूं मैं। वो हड्डियों के अंदर का पूरा मटेरियल, समझे? ऐसे ही ऑस्टियोसाइट क्या होती हैं? वो कोशिकाएं जिनसे बोन मैट्रिक्स का निर्माण हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, अब वो हड्डी की कोशिका बन चुकी हैं। ऑस्टियोब्लास्ट वो है जिससे अभी निर्माण हो रहा है। ऑस्टियोसाइट वो है जिससे बोन मैट्रिक्स का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। और इन सब से विपरीत होता है ऑस्टियोक्लास्ट। कौन है भाई जो अभी आ रहे हैं? ये नमस्ते, जय हिंद सर। जय हिंद। ऑस्टियोक्लास्ट का क्या सीन है? ये ब्लास्ट और साइट दोनों से डिफरेंट। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट दोनों से डिफरेंट। वो कोशिकाएं
जो बोन मैट्रिक्स को सोखने का काम करती हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाती हैं। बोन मैट्रिक्स को सोखने का काम करती हैं। बोन मैट्रिक्स यानी कि हड्डियों के अंदर जो भी मटेरियल मौजूद है उसको जो सोखने का काम करती हैं उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। आपको बताऊं मैं, एंडोक्राइन सिस्टम जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं कह रहा मैं, जिसने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है उसको याद होगा मैंने पढ़ाया था पीटीएच हार्मोन। कौन बताएगा क्या होता है पीटीएच हार्मोन? बताओ जल्दी। थायराइड से निकलता है, गलत। और कोई? हार्मोन बोल रहा हूं मैं, पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको हम कैल्सिटोनिन नाम से जानते हैं, ये क्या करता है? ये बोन मैट्रिक्स को ही तो टारगेट करता है। अगर खून में खून में कैल्शियम कम है तो ये बोन मैट्रिक्स को यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करता है और बोलता है कि तुम बोन मैट्रिक्स को तोड़ो और खून में भेजो और खून के अंदर कैल्शियम का बहाव बनाओ। या फिर अगर कैल्शियम ज्यादा है तो ये हड्डियों में सोखने पर भी मजबूर करता है इसी ऑस्टियोक्लास्ट को। कौन करता है? कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन। ये करवाता है। हार्मोन्स कभी खुद काम नहीं करते, हार्मोन्स हमेशा काम करवाते हैं, समझे? हार्मोन्स सिर्फ मैसेंजर होते हैं, सूचना देने का काम करते हैं, वो दूसरों से काम करवाते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट वो होते हैं जो बोन मैट्रिक्स को सोखने का काम करते हैं। अब जैसे मैं बार बार बोन मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं कि बोन मैट्रिक्स क्या होता है? बोन मैट्रिक्स डायग्राम देखेंगे आप। तो बहुत टेढ़ा डायग्राम है। कहाँ चला गया? ये डायग्राम देख पा रहे हैं आप? जी सर, दिख रहा है। क्लियर दिखाई दे रहा है? जी सर, देखो दिखाई दे रहा है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो एग्जिट होके दोबारा इन करो। देखो मैं आपको बता दूं, बोन मैट्रिक्स, इसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, बोन मैट्रिक्स। और मैंने आपको कहा कि हड्डियों के अंदर मौजूद सारा माल पानी बोन मैट्रिक्स कहलाता है। क्या है हड्डियों के अंदर? कौन सा माल पानी है? तो एक तो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है बोन के अंदर, और एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है बोन के अंदर। क्या क्या होता है? एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है बोन के अंदर उसको बोलते हैं कोलेजन, समझे? कोलेजन ये ऑर्गेनिक है, प्योर कार्बन का बना हुआ। ऑर्गेनिक जो भी होता है वो कार्बन का बना होता है, याद रखना। और इस धरती पर मैं हर जीवित चीज के अंदर कार्बन होता है, और जिसके अंदर कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या है? कोलेजन। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। आप कहोगे सर ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि हड्डियां बने होती हैं किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से। तो यही है कैल्शियम फॉस्फेट, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट।
यानी कि हड्डियों का लगभग 65% हिस्सा हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। किसका? हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। समझे? ठीक है। अभी बोन मैट्रिक्स जो है ये एक विशेष प्रकार की संरचना से घिरा होता है जिसको बोलते हैं लैमेले। अगर आप देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। ये देख रहे हो, ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं, जी लैमेले, ये देखो, ये रहा, ये गोल गोल बंडल बने हुए हैं पूरे बोन में, बना हुआ है। जी सर, बना हुए। इस तरीके से पूरे में लैमेले बने होते हैं जो कि बोन मैट्रिक्स को घेर के रखते हैं अपने अंदर। क्लियर है ये बात? बोलो। ठीक है। अब इस डायग्राम में बोन मैट्रिक्स कहाँ है? इस डायग्राम में जहां जहां ऑस्टियंस दिख रहा है आपको, ऑस्टियन, उसको बोन मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ऑस्टियंस ही बोन मैट्रिक्स है। और ऑस्टियन जहां भी होते हैं वो हैवर्सियन सिस्टम में होते हैं। किसमें? हैवर्सियन सिस्टम में। अब आप कहोगे हैवर्सियन सिस्टम क्या होता है भाई? ये नलिका है जिनमें रेड रेड ब्लड वेसल्स। हाँ जी, हाँ जी, हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल। मीनाक्षी मैडम भूली तो नहीं है, बस पढ़ती नहीं है, यही बस दिक्कत है। सर पता है मेरा फोन भी चोरी हो गया। हाँ 15 तारीख को प्रयागराज वहाँ गए थे। अब तो मेरे पास कुछ स्क्रीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसे कहते हैं। ऐसे ही चोरी हो जाता है मैडम, ध्यान नहीं रखते तो। मेरा भी हो गया था। तो हैवर्सियन कैनाल वो है जिसके अंदर आपको ये लाल लाल सी रक्त वाहिकाएं दिख रही हैं, और इस पूरे हैवर्सियन कैनाल में लाल लाल रक्त वाहिकाओं के ऊपर बोन मैट्रिक्स का घेराव है। और ये बोन मैट्रिक्स जिस बंद संरचना में है उस संरचना को बोलते हैं लैमेले। इतना क्लियर है? बोलो। सर ये हैवर्सियन सिस्टम समझ नहीं आया। हैवर्सियन सिस्टम वो सिस्टम है जो अपने अंदर रक्त वाहिकाओं को धारण करता है, बोन्स में जो ब्लड वेसल को अपने अंदर धारण करता है, जो बोन मैट्रिक्स को अपने अंदर धारण करता है, यानी कि ऑस्टियन को ही हैवर्सियन कैनाल कहते हैं। देखो यहाँ लिखा तो है, ऑस्टियन के नीचे ब्रैकेट डाल के लिखा तो है हैवर्सियन सिस्टम। ऑस्टियन को बोन मैट्रिक्स कहते हैं। बोन मैट्रिक्स भी कहते हैं और हैवर्सियन सिस्टम भी कहते हैं। ऑस्टियन कोई बोल- दोनों में अंतर समझो, सुनो, शब्दों का अंतर समझो। अगर मैं बोलूं कैनाल तो ये सिर्फ एक नली है जिसके अंदर ये लाल लाल रक्त वाहिकाएं हैं, और अगर मैं बोलूं सिस्टम तो सिस्टम का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें बोन मैट्रिक्स है, पूरा उसमें रक्त वाहिकाएं हैं, सब कुछ है। तो ऑस्टियन को ही हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं। उस हैवर्सियन सिस्टम में पतली नली है जिसमें ये रक्त वाहिकाएं हैं, जिसे तो फिर सर इसमें और लैमेले में क्या डिफरेंस है? अंदर दिख रही है ब्लड वेसल। लैमेले तो लैमेले एक बॉक्स की तरह है। लैमेले वो है ना सर जो इसको बोन्स को और वाहिकाओं को जो कवर कर रहा है। हाँ, जो कवर कर रहा है, जो धारण कर रहा है। जैसे ये देखो, ये ये गोले गोले बने हुए हैं, ये लैमिना सुनो, सुनो। इनके अंदर जो ब्लड हाँ। वेसल्स हैं, जिनके अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो हैवर्सियन ये कैनाल हैं। ये गोल गोल कर दिया, ब्लड वेसल्स हैं। ये गोल गोल कर दिया मैंने। ये लैमेले है। क्या है ये? लैमेले। लैमेले। अब ये गोल चीज है, इसके अंदर आप वो मुरमुरे डाल सकते हो ना, मूंगफली, चने हैं, डाल सकते हो ना। तो जो माल इसके अंदर डल जाएगा वो है बोन मैट्रिक्स या फिर ऑस्टियन। क्लियर है? ठीक है। और इसी में मैं धागा डाल दूं तो धागा जिस नली से गुजर के जाएगा वो हैवर्सियन कैनाल। ठीक है।
सर इसमें जो जो ये अब एक एरो है वो वाइट लेयर दिखी है सर। अभी वो उसको जो भी पढ़ाया हम नहीं कर ना, जो पढ़ाया नहीं उसकी बात नहीं करी है, अभी पढ़ाऊंगा ना। सकते हो। हाँ, और उसमें मसाला डाल दो। तो कैसे लिखेंगे स्क्रीन को? बिल्कुल। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? यस सर। आधी करती है। चलिए अब देखिए एक और शब्द है इसमें, वॉकमैन्स कैनाल। क्या है? बोलो क्या? वॉकमैन्स कैनाल। वॉकमैन्स कैनाल। ये वॉकमैन कैनाल वो होते हैं जो हड्डी की बाहरी परत से, यानी कि हड्डी के छिलके से संपर्क रखती है। छिलका कहने का मतलब हड्डी की सबसे बाहरी परत, समझे? तो ये हड्डी की सबसे बाहरी परत से जुड़ा हुआ सिस्टम है जो फाइनली लास्ट में हैवर्सियन कैनाल से जुड़ जाता है। समझे? यानी कि ये जो सफेद सफेद आप कह रहे हो, जिसके बारे में भी एक सर बोल रहे थे, ये जो आप देख रहे हो जिस पे मैं पेन चला रहा हूं, ये जो सफेद सफेद है ये है हड्डी का छिलका। इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। हाँ। मुझे डायग्राम बनाना है। हाँ बना लेना, बिल्कुल बना लेना। सर ये आप प्रोवाइड करोगे क्या, ये अभी बनाना पड़ेगा? आहा, धीरज रखो बच्चे, पढ़ा के और फिर मैं बताऊंगा क्या होगा। अभी कुछ नहीं करना, जब पढ़ा रहा हूं तो आपको कुछ नहीं बनाना ना। यही तो फायदा है ऑनलाइन का मैडम। पहली बात तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डेड भी आपको भेज दूंगा मैं। एक बार देखो, दो बार देखो, दिन भर देखो। और जो डायग्राम जो भी दिखा रहा हूं वो डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। उसे देख के मन में सजाओ, जैसे भगवान राम की तस्वीर वैसे सजाओ, या फिर अपने किसी चहेते की तस्वीर वैसे सजाओ, जो करना करो डायग्राम को, ठीक है ना? तो ये जो बाहर वाली जो लेयर है जिसको मैं कह रहा हूं हड्डियों का छिलका, इसको कहते हैं पेरिओस्टियम। अब देखो ये शब्द हमें याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप इंजरी पढ़ रहे होगे वहां पर पेरिओस्टियम का जिक्र आएगा। आप कहोगे है वो क्या होता है? तो ऑफलाइन क्लास होती तो एक घुसंड लगा देता, याद दिलाता, फिर वहां पढ़ाया था पेरिओस्टियम। ऑनलाइन में तो कुछ नहीं कह सकते। तो आपको ये शब्द याद रहने चाहिए। इस पेरिओस्टियम से ये कनेक्शन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? बोलो। दिख रहा है सर? हाँ, तो ये जो कनेक्शन है जो पेरिओस्टियम से ब्लड लेके आगे भेज रहा है हैवर्सियन कैनाल तक, इसको ही बोलते हैं वॉक्समैन कैनाल। क्लियर है? सर रिपीट करना एक बार जरा। हाय तौबा। पेरिओस्टियम से जो कनेक्शन जा रहा है ब्लड वेसल्स का, और आगे जाके कहाँ मिल रहा है? हैवर्सियन कैनाल में। उसी चैनल को वॉकमैन कैनाल बोलते हैं। समझे? और एग्जाम में कैसे आ सकता है? एग्जाम में पूछ देगा वॉकमैन कैनाल इनमें से किस में पाया जाता है, या हैवर्सियन कैनाल इनमें से किस में पाया जाता है, या इनमें से किस में नहीं पाया जाता, या पेरिओस्टियम से जुड़ने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं। देखो सीधे सीधे की संभावना तो भूल जाओ। अब तो वो एक क्वेश्चन को 3 लाइन में खींच के डाल रहे हैं। अब वो 3 लाइन पढ़ के एक बार में, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आप में से किसी के पास भी, मैं बैठूंगा मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं एक क्वेश्चन को 4 बार रिपीट कर लूं। एक क्वेश्चन चाहे वो 3 लाइन का हो चाहे 4 लाइन का, एक बार ही पढ़ना है आपको धीरे धीरे, और उसमें ही क्लियर कर लेना है और टिक करके आगे चल देना है। एक खास बात आपको पता होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले क्वेश्चन होते हैं ना फिजिकल एजुकेशन में, जो भी आपको पढ़ने वाले क्वेश्चन मिलेंगे 3 लाइन के या 4 लाइन के, उनका आंसर बहुत आसान होता है, उसमें छुपा होता है। बस वो 4 लाइन तसल्ली से पढ़ने की बात होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी में, समझे? बढ़िया क्वेश्चन तो हमारे टाइम में थे 14 में, सारे पढ़ने वाले, और एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसको एक एक को 4-4 बार पढ़ना पड़ा था। पर यह है कि
4 बार पढ़ के भी सही लगाने वाली बात होनी चाहिए ना। अब हल्के अभी तक नहीं आ रहा कुछ ना अब और तगड़े आएंगे, अब ना आवे और हल्के। हाँ नहीं, पिछली बार तो खैर DSSS ने कुत्ता ही खचेड़ी कर दी, ऑल द अबव और नन ऑफ दीज भर दिया। खैर उसकी तो मैं बात नहीं करता, वो पिछली बार गलती किसी की नहीं, आप लोगों की भी नहीं। वो सर वो तो पेपर ही समझ नहीं आया। नहीं, वो तो तय था। देखो पिछली बार वाला जो पेपर था वो PGT का पेपर बढ़िया था, TGT के पेपर में तय था कि जो भी स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनसे मोर्चा मारेंगे वो जो पिछले 2-2 साल से लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले, SSC वाले, मतलब BTech MTech कर करके और BCA MCA कर करके जिन्होंने डिग्री खरीदी और जो लगे हुए थे, तो वो इस बार भी हावी होंगे, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका फर्स्ट पेपर का प्लस पॉइंट रहेगा। पर हाँ, अब आपके पास फर्स्ट पेपर में ज़्यादा सिर मारने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फर्स्ट में 50 पार कर दो और सेकंड में आप 70 पार कर दो, हो गया काम। पर सेकंड में 70 के लायक पढ़ना होगा हर हाल में। खैर, तो ये मैंने जो भी अभी तक आपको बताया, ये बोन्स का एक बड़ा बेसिक सा सिस्टम बताया, फंडा बताया मैंने आपको, समझे? यानी कि हड्डियों की एक बेसिक एनाटॉमी क्लियर करी आपको कि ये हड्डियों के अंदर होता है। अभी देखते हैं आगे। सर एक चीज तो बता दो, कोलेजन फाइबर जो बोन से पेरिस्टम को बोन से जोड़ते हैं ऊपर इसमें हाँ। ये शार्पीस फाइबर, से जो निकल रहे हैं वाइट, हाँ ये लो शार्पीस फाइबर, ये वो फाइबर्स हैं जो पेरिओस्टियम को बोन मैट्रिक्स से यानी कि निचले वाले हिस्से से जोड़ के रखते हैं। शार्पीस फाइबर स्पेशल फाइबर्स हैं ये, समझे, जो पेरिओस्टियम को जोड़े रखते हैं। किससे? कॉम्पैक्ट बोन से। अगर सवाल आए तो कैसे, यही मतलब पेरिओस्टियम को, किसको? पेरिओस्टियम को कॉम्पैक्ट बोन से जोड़े रखते हैं। किस? हाँ, किससे जोड़े रखते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। अच्छा, कॉम्पैक्ट बोन की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं एक डायग्राम और दिखा देता हूं आपको। ये दिखाई दे रहा है आपको? बोलो, दिखाई दे रहा है ये? जी सर। जी सर, दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख रहे हो, बोन का जो ऊपरी और निचला हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। कहीं कहीं एपिफाइसिस की जगह एपोफाइसिस भी लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एपिफाइसिस है इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं हम, जिसको बोलते हैं ग्रोथ प्लेट। क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्लेट। यही ग्रोथ प्लेट अगर ओवर यूज होती है, मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होती है और खुराक और रेस्ट नहीं मिलता, तो हाइट के रुकने का कारण बन सकती है। ग्रोथ प्लेट। और यही ग्रोथ प्लेट लंबाई बढ़ाने में मेन रोल निकालती है। बाकी बीच का हिस्सा डाई एपिफाइसिस, बाहर वाला ऊपर नीचे वाला एपिफाइसिस और बीच वाला डाई एपिफाइसिस। ठीक है। अच्छा, यहां भी देखो पेरिओस्टियम, देखो छिलका उतार के बनाया हुआ इस तरीके से, देख पा रहे होगे आप, हड्डी के ऊपर का छिलका पेरिओस्टियम। क्लियर है ना? सर एक क्वेश्चन है, ये जो आपने बोन मैट्रिक्स बताया है, ये बोन मैरो, मतलब ये दोनों सेम चीज है या फिर वो अलग अलग है? बोन मैट्रिक्स क्या बताया मैंने, बताना आप मुझे जरा। बोन मैरो नहीं, एक बात बताना मुझे, बोन मैट्रिक्स में क्या बताया मैंने आपको? ऑर्गेनिक में बताया कोलेजन और इनऑर्गेनिक में बताया कैल्शियम फॉस्फेट। वो अलग है, बोन मैरो अलग है।
जो ये बोन्स हैं, लंबी हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियों की बात नहीं कर रहा मैं, लंबी हड्डियां, लंबी हड्डियों के बाहरी हिस्से में, ये जितना भी बाहरी हिस्सा होता है पूरी हड्डियों में, ये बाहरी, जहां जहां मैं पेन चला रहा हूं, बाहरी हिस्सा, इस बाहरी हिस्से में रेड बोन मैरो होता है। आप देख रहे हो कैसा? रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, जो कि मेनली आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है ना। और जो उसी लंबी हड्डी के बिल्कुल बीच में, कहा? बिल्कुल बीच में, ये बिल्कुल बीच में जो पाया जाता है ये है येलो बोन मैरो। समझे? ये येलो बोन मैरो स्पेशली डब्ल्यूबीसी और फैट सेल का निर्माण करता है। रेड बोन मैरो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है, और येलो डब्ल्यूबीसी और फैट सेल का निर्माण करता है। क्लियर है? हाँ, प्लेटलेट का भी निर्माण इसी में होता है, पर प्लेटलेट तो बहुत थोड़ी मात्रा में ना, मेनली हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं, प्लेटलेट का निर्माण भी यही होता है बोन मैरो में। और थोड़ा मदद प्लेटलेट में हमारा लीवर भी करता है ना, वो थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन वगैरह प्रोटीन की सहायता से। एक चीज देखो दोबारा, ये देखो, अब यहां पर आपको कॉम्पैक्ट बोन क्लियर नजर आ रहा है, यानी कि हड्डी के छिलके, यानी कि पेरियोस्टियम के अंदर, पेरियोस्टियम के नीचे जो हड्डी का हिस्सा होता है उसे हम कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। समझ रहे हो? ये एक लाइनिंग जो मैं खींच रहा हूं, इस लाइनिंग के अंदर का सारा हिस्सा कॉम्पैक्ट बोन का है पूरा, और इस लाइनिंग और इसके इधर इधर का जो हिस्सा आप समझ रहे हो, ये वाला जिसे मैं कलर कर रहा हूं, ये हिस्सा पेरियोस्टियम का है। क्लियर है? जी सर। अब क्लियर है आपको पेरियोस्टियम और कॉम्पैक्ट बोन? यस सर। सर कॉम्पैक्ट फ्रैक्चर जो है वो इसी से कोरिलेट है? हाँ जी, इसी से, इसी से। फ्रैक्चर में जब अंदर की कॉम्पैक्ट बोन टूट जाती है, वही फिर कॉम्पैक्ट फ्रैक्चर है। अगर कॉम्पैक्ट बोन ना टूटे, सिर्फ दरार पड़ के रह जाए, जिसको कि आप बोलते हैं बाल आ जाना, है ना, तो वो हेयर लाइन फ्रैक्चर या ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर की कैटेगरी में आता है, वो फिर कॉम्पैक्ट फ्रैक्चर की कैटेगरी में नहीं आता। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अभी नहीं, चूरा तो कम्युनिटेड होता है, कम्युनिटेड। अभी हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ जाती है। कॉम्पैक्ट मतलब टूट के मांस फाड़ के बाहर आ जाए। हाँ, वही हड्डी के ऊपर हड्डी आ जाती है। हाँ, ऐसे भी हो जाए। अभी बताएंगे हम सब, वो इंजरी में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी क्या है, बोन अगर हम बात करें, एग्जाम में आया हुआ है, आसान एग्जाम में भी देखो, अगर मैं बता रहा हूं बार बार पढ़ने की, अभी एक बात आप क्लियर दिमाग में डाल लो, मैं भी जब अपनी परीक्षा में बैठा तो एक बार पढ़ के नहीं बैठा था। अपने ग्रेजुएशन से, यानी कि बीएससी फिजिकल एजुकेशन से, एमएमएच से जब करी, तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर साल बढ़िया ही तरीके से पढ़ा, थोड़ी नॉलेज फिर रिवीजन के साथ, थोड़ी नॉलेज फिर रिवीजन के साथ, थोड़ी नॉलेज। एक बार कोई आप में से कोई ये सोचे कि मैं बस एक बार कोर्स खत्म कर लूं और पेपर में बैठूं, नौकरी निकल जाए, वो बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। जो भी नए हैं वो एक बार कोर्स खत्म करेंगे ना, तो दिमाग में ऐसी तकलीफ होगी, पागलपन लगेगा, यार लगेगा ये नहीं हो सकता, मेरे पे नहीं होगा, बहुत मुश्किल सा लग रहा है, या कभी आपको लगेगा मैं कर लूंगा, कभी लगेगा नहीं हो पाएगा, कभी लगेगा कर लूंगा, कभी लगेगा नहीं हो पाएगा। पहली बार में जब आप एक कोर्स को 2 बार में 2 बार पढ़ लोगे, इस कोर्स को 3 बार पढ़ लोगे, इस कोर्स को, समझ रहे हो, तब जाके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है।
यानी कि अगर आप इस कोर्स को 2 बार 3 बार रिपीट कर लो, कोर्स बहुत बड़ा नहीं है अगर आप फिजिकल एजुकेशन को करें तो। एक बार सारा कोर्स करने के बाद, मतलब एक बार करने के बाद का मतलब कि पूरा आपको बढ़िया से हो जाए, 3-4 बार में पूरा बढ़िया से हो जाएगा जब, तब फिर आप खुद इस लायक कैपेबल हो जाओगे कि इससे संबंधित नए नए आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स वगैरह कहीं कहीं पढ़ते रहो, और वो रिसेंट जो कोई भी आप तगड़े कंपटीशन में बैठोगे उसमें आपको काम आएगा। ऐसा नहीं है कि इसी में से सारा कंपटीशन बन जाता है जो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन ये वो है जिसको बोलते हैं फाउंडेशन। पूरा करने के बाद ही आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में या किसी एग्ज़ाम में बैठने में आसानी होगी। तो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं, जैसे राजस्थान का आप भरोगे फिजिकल एजुकेशन का, तो जो फिजिकल का सेक्शन है, या यूपी के फिजिकल का सेक्शन है, यूपी एलटी के फिजिकल का सेक्शन है, वो तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ना आया अभी तक पिछले 4 भर्तियों में से, और ना आगे आएगा, क्योंकि सिलेबस का पैटर्न इससे बाहर नहीं जाता। सिलेबस से बाहर जब जाता है, जैसे केवीएस ने भी दिया था एक बार सिलेबस से बाहर, तो वो एक्चुअली में बाहर नहीं होता, वो इसी के कंसेप्ट को हाई लेवल पे घुमाते हैं, जैसे नेट में घुमाते हैं ना, ऐसे घुमा देते हैं ये लोग। तो वो हमें लगता है कि भाई सिलेबस से बाहर दे दिया है बस। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, छोटा सा उदाहरण, किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स है। आप जानते हो किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की इतनी मोटी मोटी किताब, दोनों इतनी मोटी मोटी किताब क्लियर करोगे ना, जब जाके आपके फिजिकल एजुकेशन के लायक किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स होगी, जेआरएफ के लायक। इतनी मोटी मोटी 2 किताबें, समझ रहे हो? और इतनी मोटी मोटी 2 तो कुल किताब ही है पूरे फिजिकल की जिसे आप पढ़ रहे हो। मैं सिर्फ एक किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के टॉपिक की बात कर रहा हूं। नेट में क्वेश्चन देखा मैंने, क्या आया था, जब फोर्स और टॉर्क को साथ मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्योरली फिजिक्स। तो जब कोई बढ़िया नई उम्र का बंदा या कोई ऐसा जो पेपर सेट कर देता है ना, चाहे वो DSSB का सेट करने वाला हो या कोई सा भी, और ऐसे रिसेंट से उठा के रखता है, तो वो लगता है कि ये हमारे सिलेबस से आउट चला गया। पर फिजिकल एजुकेशन अथाह है, लिमिटलेस। तो 100 में से 100 क्वेश्चन करने लायक के लिए नहीं होंगे, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप 100 में से इतना पढ़ो कि 80 आपके आएँ, और 80 के लायक करोगे तो 70 आपके रहेंगे DSSB में, और फर्स्ट पेपर में आप 100 में से 50 पार करोगे, आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन फर्स्ट पेपर में 50 से कम जो सोच रहा है आप में से, वो उसको मैं आज ही हाथ जोड़ दूं, क्योंकि पेपर मैं जानता हूं टफ बनेगा हर हाल में। तो फोर्स और टॉर्क को एक साथ जोड़ते हैं, उसको कहते हैं कपलिंग। मैंने तो पढ़ा हुआ था क्योंकि मैं पढ़ाता रहता था इसलिए, पर खैर कपलिंग का प्रयोग कहाँ होता है अभी छोड़ो, ये तो उसमें होता है भाई, टिटी में उसमें वो खींचती है जब ब्रिज बनती है। वो हाँ, वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में तो है ही है, कपलिंग बनती है, वहाँ भी है, और भी फिजिक्स में, सॉरी इसमें होता है, बाद में देखें। किनेसियो बायो मतलब किनेसियो बायो क्या है, पूरा का पूरा आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, टेबल टेनिस खेल रहे हो, या कोई सा भी गेम खेल रहे हो, इसमें जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जितने ही बन रहे हैं किनेसियो बायो की मदद से बन रहे हैं। यहाँ पर सबका ध्यान रखा जाता है, फोर्स का, टॉर्क का, कपलिंग का, फोर्स रिड्यूस करने के लिए, फोर्स इंक्रीज करने के लिए। खैर वो टॉपिक बाद में। वही तभी तो स्विमर्स ने पॉलीयूरेथ्रीन का ड्रेस डिज़ाइन कर लिया, जिसको पहन के स्विमर्स अपना टाइमिंग और रिकॉर्ड बढ़िया करने लगे। फिर जो फीना थी, फेडरल इंटरनेशनल नेटेशन स्विमिंग वाले, उनको ये बैन करना पड़ा वो कपड़ा, कि भाई आप इस ड्रेस को, इस मटेरियल के बने कपड़े को पहनेंगे ही नहीं। तो सब किनेसियो बायो का ही कमाल है। खैर, बोन्स को स्ट्रक्चर के हिसाब से, किसके हिसाब से? स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड किया गया। किस किस में? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन,
और सीस्मॉइड बोन। कितने भाग में? बोलो कितने भाग में, हड्डियों को कितने भाग में डिवाइड किया गया? 5 भाग। किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार से। स्ट्रक्चर के आधार पर हड्डियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया। देखिए बारी बारी से देखेंगे। लॉन्ग बोन यानी कि लंबी हड्डियां, वो जिसमें 2 छोर होते हैं ऊपर नीचे, और बीच में एक शाफ्ट होता है। शाफ्ट मतलब लंबी डंडी, समझे? ये अपनी चौड़ाई से ज्यादा लंबाई, इसमें मतलब चौड़ाई से ज्यादा लंबी होती है ये जो भी लॉन्ग बोन होती हैं, समझे? और मैंने आपको बताया कि लॉन्ग बोन के अंदर ही बोन मैरो आपको मिलेगा, ठीक है ना? अब सवाल यहां से बनते हैं कि लॉन्ग बोन के उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा इनमें से कौन सा लंबी हड्डी का उदाहरण नहीं है। अब आपने पढ़ा होगा सारी लंबी हड्डियों को, तभी तो आप सही जवाब लिखोगे। बस एक ही पता है, फीमर लॉन्गेस्ट। अब ये जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है लाल से, ये सारे लॉन्ग बोन है। क्लेविकल, ह्यूमरस ऊपर हाथ की हड्डी, रेडियस अल्ना, मेटाकार्पस ये नीचे वाली है, ये सारी लॉन्ग बोन में। फेलेंजिस, फेलेंजिस भी लॉन्ग बोन में। फीमर, टीबिया, फीबुला, और ऐसे ही नीचे मेटाटारसस और फेलेंजिस, ये सारी लॉन्ग बोन्स हैं। क्लियर है? जी सर। करती तो बोलो, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि ये अपनी चौड़ाई से लंबी है। हाँ, क्योंकि ये अपनी चौड़ाई से लंबी है। ये जो भी लंबी हड्डियां हैं, जितनी भी लंबी हड्डियां हैं, ये लीवर का काम करती हैं। किसका? लीवर। लीवर मतलब लीवर का। पेट का लीवर नहीं, उत्तोलक। बस सही उत्तोलक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर कीजियो बायो में पढ़ेंगे। जी सर। फिर लॉन्ग बोन हो गया। लॉन्ग बोन के बाद शॉर्ट बोन। अब ये नाम ही तो याद रखने हैं आपको, नाम ही तो याद रखने। अब जैसे मैंने डायग्राम हटा दिया आपके आगे से, अब आप में से जो आंख बंद करके सारे लॉन्ग बोन का नाम लिख देगा वही विजेता है। और शुरू कहां से करना है? जहां से मैंने बताया, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाटार्सस, फेलेंजिस। फिर अब ऐसे ही नीचे आ जाओ, ये फीमर, टीबिया, फीबुला, मेटाटार्सस और फेलेंजिस। पैर समझे? नीचे पैर में टार्सस और ऊपर कार्पस। बस लाइन से जिसने याद करके लिख दिया उसके लिए पक्का पक्का बिल्कुल। भैया ये इस वजह से लॉन्गेस्ट बोन से हमारी सबसे फीमर है। जैसे सेकंड पे हमारी टीबिया आएगी या रेडियस आएगी लॉन्गेस्ट में? नीचे पैर वाले ही आएंगे ना, टीबिया, फिबुला, फिर रेडियस, अल्ना, फिर हाँ, ह्यूमरस। फिर ह्यूमरस। क्योंकि नीचे कमर के नीचे के हिस्से कमर के ऊपर के फोर आर्म्स मतलब फोर लिम्ब से बड़े होते हैं। हाँ, ठीक है। अब जैसे ऐसे भी है, लाइन से पूछा जा सकता है। ये तो आपके ऊपर है कि आप, मैंने देखो पुराने वालों को बार बार वही बात कह रहा था मैं, जो अभी 10 दिन से पढ़ रहे हैं। जब तक आप इस बात पे निर्भर रहेंगे कि सर हमें ये बता दो कि ये सवाल कैसे आ सकता है, तब तक आप लाइन में खड़े नहीं हैं। और जब आप खुद सवाल बनाने लगे और उसके जवाब खुद देने लगे, तब आप लाइन में एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को काट के आगे बढ़ेंगे। जो मैंने पढ़ाया उसमें आप खुद ही सवाल देखिए कि आखिर इसमें कैसे सवाल आ सकता है। अच्छा ऐसे आएगा तो इसका जवाब क्या होगा, ये होगा। अगर आप सवाल बनाने में दिक्कत कर पा रहे हैं
तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपने सवाल खुद बना लिया और जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर आपको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि सवाल का जवाब देना सिखाना मेरा काम है। सवाल इंग्लिश में ये पूछा है लॉन्ग बोन में स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी है, तो फीमर की होगी ना। हाँ, लॉन्ग बोन में सबसे स्ट्रॉन्ग फीमर है, पर स्ट्रॉन्गेस्ट तो जबड़ा। ऐसा है वो। मैंडिबल। ठीक है। चलिए, हाँ, शॉर्ट बोन की बात करते हैं। शॉर्ट बोन वो जो उतनी ही चौड़ी जितनी की लंबी, समझे? शॉर्ट बोन की लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है। क्लियर है ये बात? जरा हम आपको शॉर्ट बोन के डायग्राम भी दिखा दें थोड़े। जैसे स्टेप इज सबसे छोटी है। दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। कार्पल और ट्रेपेला और टार्सल, कार्पल और टार्सल। ये शॉर्ट बोन्स हैं। क्या है? जी सर। शॉर्ट बोन्स, शॉर्ट फॉर्म। कार्पल और टार्सल। फिर मैंने कहा आपको लंबाई और चौड़ाई बराबर। अच्छा, शॉर्ट बोन्स जो हैं इनका मुख्य काम है सपोर्ट देना। लॉन्ग बोन्स का काम है लीवर की तरह काम करना, शॉर्ट बोन्स का काम है सपोर्ट देना। ये सपोर्टिव ज़्यादा होती हैं, समझे? सपोर्ट देती हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। शॉर्ट बोन्स में जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने की संभावना किस में रहती है? लॉन्ग बोन्स में, क्योंकि वो लीवर की तरह काम करती है ना। जहां आपने लीवर गलत लगाया वहीं चटक जाएगा। ये हाथ है, आप कोई चीज़ उठा रहे हो लीवर की तरह, अब वजन कहाँ पड़ना चाहिए और कहाँ एंगल और एक्सिस बनना चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपका एंगल और एक्सिस गड़बड़ हो गया तो टूट जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर कोई डंडी लेके, जैसे मान लो ये डंडी है, अब इस डंडी से कोई ईंट उठाने लगेंगे और बिल्कुल किनारे पे रख के उठाएंगे तो चांसेस है कि ये चटक जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वही अगर थोड़ा वजन यहाँ रख दिया जाए बीच में, थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, तो ये बच जाएगा, टूटेगा नहीं। पर अब वही बात है ना, हर समय, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, हर समय आप इसका ध्यान रख पाए कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। जहां ध्यान चूका और लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिल्कुल किनारे की तरफ आया, वहीं आपकी लॉन्ग बोन चटक जाएगी। लेकिन शॉर्ट बोन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आसपास जगह ही बहुत कम होती है। आप देख रहे हो ये जो शॉर्ट बोन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। अब इधर भी उतनी ही बड़ी हड्डी है, इधर भी उतनी ही बड़ी हड्डी है, इधर भी उतनी ही बड़ी हड्डी है, इधर भी उतनी ही बड़ी हड्डी है। तो आप लोड डालोगे कहीं भी तो कम चांसेस है कि टूटे। तो इसीलिए शॉर्ट बोन में फ्रैक्चर सिर्फ और सिर्फ ओवर यूज के कारण होने की संभावना रहती है ज्यादा। भाई ऐसे तो कोई हथौड़ा मार दे तो टूट ही जाएगा, बेसबॉल का डंडा मार दे, हॉकी मार दे तो टूट ही जाएगा। लेकिन ज्यादा संभावनाएं रहती हैं ओवर यूज के कारण। इसीलिए आपको इसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर या मार्च फ्रैक्चर देखने को मिलेगा बहुत। ठीक है ना? एनसीसी वाले लेफ्ट राइट, या रनर्स, उनका भी देखने को मिल सकता है, फुटबॉल देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन यही लॉन्ग बोन है, ऊपर ये रहा, बीच में ये रहा शाफ्ट, ये नीचे फिर से। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है और ऊपर इतनी लंबी हड्डी, नीचे इतनी लंबी हड्डी। अगर बिल्कुल इस किनारे से वजन लगा दिया हड्डी पे और मसल्स बिल्कुल झेलने की स्थिति में नहीं है तो हड्डी चटक जाएगी, यहाँ से कहीं से चटक जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल इस किनारे पे वजन लग गया और मसल्स झेलने की क्षमता में नहीं है तो कहीं से चटक जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने की संभावना लॉन्ग बोन्स में रहती है। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? जी सर क्लियर है। दो हो गया, लॉन्ग और शॉर्ट। फिर है इरेगुलर। इरेगुलर बोन वो जिनका आकार अनिश्चित है, कहीं ज्यादा लंबी, कहीं छोटी, कहीं थोड़ी गोल, कहीं टेढ़ी,
इरेगुलर बोन्स, समझे, जिनका आकार ना ही गोल है, ना ही चपटा है, ना ही लंबा है, ऐसी हड्डियों को हम कहते हैं इरेगुलर बोन। क्लियर है? बोलो। क्लियर। वर्टिका कॉलम, जैसे कि ये दिखाई दे रहा, बोलो। जी सर दिख रहा है। जो लाल से हैं सारी इरेगुलर बोन्स हैं। इथमॉइड बोन, पैलेटीन बोन, नेजल कॉन्चा। नेजल कॉन्चा ये नाक के अंदर यहाँ होता है। जैसे खाली खोपड़ी आप देखते हो ना किसी की खाली खोपड़ी, तो नाक की ऐसी हड्डी सी दिखती है, वो नेजल कॉन्चा। ऊपर तो कार्टिलेज है, ये तो कार्टिलेज है, समझे। हायोइड बोन अंदर होता है। इसे नेजल बोन भी तो कह सकते हैं, सिर्फ कौनचे स्पेशल नाम है। हाँ, नेजल बोन पूरी नाक की हड्डी नेजल बोन है, उसमें कौनचा स्पेशली थोड़ा हिस्सा, तभी तो इंफीरियर का भी प्रयोग किया गया है, सुपीरियर नहीं, इंफीरियर। फिर स्फेनॉइड बोन यहाँ, वहीं पास में जाइगोमेटिक भी है, टेम्पोरल भी है, मतलब कान के आसपास की ना ये स्फेनॉइड, जाइगोमेटिक, टेम्पोरल, वो सब, ये सब डायग्राम में आपको डिटेल दिखाऊंगा। अभी तो बस नाम याद रखने हैं। मैक्सिला यानी कि ऊपरी जबड़ा, मैंडिबल यानी कि निचला जबड़ा, और रीढ़ की हड्डी का सारा, समझे, पूरी रीढ़ की हड्डी, सैक्रम, कॉकेक्स, ऊपर का थोरैसिक, सर्वाइकल, सारा। क्लियर है? यानी कि आप देख रहे हो रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी की ज्यादातर हड्डियां, ये वाली, ये क्या है? ये इरेगुलर बोन है। क्या है? इरेगुलर बोन। अच्छा, यही खोपड़ी में ये ऊपर की है, ये इरेगुलर में नहीं है। फेशियल बोन, फेशियल। हाँ, ये कनपटी और चेहरे के आसपास की हड्डियां इरेगुलर बोन है। फेशियल जो 14 हड्डियां होती हैं, वो कितनी होती है? फेशियल 14। अभी बताएंगे सब कुछ बारी बारी से। तो ये जो इरेगुलर बोन है, ये भी सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करती हैं। किसका? सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम ये भी करती हैं। फिर फ्लैट बोन, क्या हुआ? क्या? फ्लैट बोन। फ्लैट 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 फ्लैट। देखिए, देख पा रहे हैं आप? ये आपके सामने फ्लैट बोन। अब फ्लैट बोन में देखो, नाक की हड्डी जिसे आप कह रहे थे सर, पूरी नाक की हड्डी, वो नेजल बोन है। लेकिन उस नाक की हड्डी में जो कौनचा है वो इरेगुलर में आता है। हाँ, नेजल बोन फ्लैट बोन है। लैक्रिमल, आंखों की ये आई सॉकेट, ये फ्लैट बोन में है। और वोमर नाक में ही है, नाक की हड्डी में ही आता है वोमर बोन। ये तीनों फ्लैट बोन में है। ऐसे ही ये वाला ऊपर का क्रेनियल यानी कि फ्रंटल, पैरिएटल और ऑसिपिटल पीछे का, ये तीनों के तीनों फ्लैट बोन है। यानी कि क्रेनियल जो भी 8 हड्डियां हैं ना, वो सारी फ्लैट में आ रही हैं। फिर स्कैपुला, पीठ पे पीछे है ना, दोनों पखुड़े हिंदी में बोलते हैं। स्टर्नम, बीच वाली, और ये रिब्स जितनी है सारी 12 जोड़ी, और हिप बोन, ये सारी फ्लैट बोन्स हैं। क्या है? फ्लैट बोन। सुपर पेल्विक, फ्लैट बोन। फ्लैट बोन, पेल्विक भी फ्लैट है। पूरी फ्लैट हल्का गोल होती है। फिर उसके बाद सीस्मॉइड,
सीस्मॉइड आप कहते हैं। सर कांच बोन भी रेगुलर बोन होगी? हाँ चेस्ट वाली बोन? हाँ, इरेगुलर। अभी देखिए, सीस्मॉइड बोन वो होती हैं जो ये स्पेशल बोन होती हैं, याद रखना। ये टेंडन में फंसी होती है पूरी तरह से, टेंडन्स के अंदर फंसी हुई होती हैं, या यूं कह लो कि धसी हुई होती हैं टेंडन्स में, समझे? छोटी होगी, गोल होगी और टेंडन्स में धसी हुई। मैं कैसे बताऊं? जैसे कि उदाहरण के तौर पर पटेला सबके मुंह पर रहता है, उदाहरण फ्लैट बोन का, है ना? सॉरी, फ्लैट कह रहा हूं, सीस्मॉइड बोन का उदाहरण पटेला। पटेला के अलावा भी सीस्मॉइड बोन आपके हाथों में, जैसे कि पीसीफॉर्म, और पैर में यानी कि नीचे बिल्कुल पंजे में आपको देखने को मिल सकता है। ये दिख रहा है आपको? पटेला है, ऐसे ही पीसीफॉर्म, ये रही, ये उठी हुई सी यही इसके पास। ये रिस्ट वाली हड्डी है भैया? हाँ, रिस्ट में जो हाँ। 8 में से मतलब पीसी हाँ, उसी 8 में से एक है ये पीसीफॉर्म, ये रही ना ये। और ऐसे ही देख रहे हो अंगूठे, ये जो नीचे है, 2 हैं यहाँ पर सीस्मॉइड बोन्स, ये अंगूठे के नीचे जो टेंडन से फंसी हुई हैं, समझे? पीरीफॉर्म, सीस्मॉइड और पटेला, पीसीफॉर्म और सीस्मॉइड और पटेला। क्लियर है? बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो, तो पढ़ लिया हमने हड्डियों के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि हड्डियां 5 प्रकार की होती हैं: लॉन्ग, फ्लैट, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, सीस्मॉइड। ठीक है? तो हड्डियों का जो निर्माण हो रहा है, उस निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन। क्या कहते हैं? ऑसिफिकेशन या फिर ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस, ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस। और ये जो हड्डियों का निर्माण है, ये 2 तरीके का होता है: इंट्रा मेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्ड्रल। इंट्रा मेम्ब्रेनस मतलब सीधा फाइब्रस टिश्यू से नई हड्डी का निर्माण, यानी कि आप यूं कह लो, इंट्रा मेम्ब्रेनस का मतलब है डायरेक्ट एक नई हड्डी का निर्माण, डायरेक्ट एक नई हड्डी का निर्माण। जैसे कि अगर आपके शरीर में कहीं कोई हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर उसको नजदीक करके और उस पर प्लास्टर चढ़ा देता है, और आप कैल्शियम की गोलियां खाते हो, और वहां पर नए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि नए कोशिकाएं बनती हैं और वो हड्डी जुड़ जाती है आपस में। इस प्रक्रिया को कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस। क्या कहते हैं? बोलो। इंट्रामेम्ब्रेनस। भाई जैसे मान लो किसी की हड्डी ज्यादा टूट गई या बीच में थोड़ा सा चूरा बन गया, तो डॉक्टर फिर उन दोनों हड्डियों को लगा के, मतलब थोड़ा गैप है तो गैप पे ही लगा के और रॉड कस देता है, रॉड का सहारा दे देता है, और फिर आप दवाई खाते रहते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल रॉड लगी रहती है। तो मतलब 6-8 महीने में धीरे धीरे, मान लो थोड़ा गैप भी है, बहुत ज़्यादा गैप तो छोड़ते नहीं डॉक्टर, बहुत ज़्यादा गैप तो कभी बन के तैयार ही नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत गैप रहता है तो रॉड लगा के छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे वो गैप भर जाता है। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर कह ही रखते हैं कि हाँ भाई तुम इसे रॉड को लगाए रखो, नाजुक है, पहले की तरह मजबूत नहीं रहेगी, वो सब अलग बात है यार। पर वो जो तैयार होता है वो किस तरीके से तैयार होता है? इंट्रा मेम्ब्रेनस तरीके से। तो एक बच्चे के जन्म लेने के बाद जो खोपड़ी की सारी हड्डियां हैं, ये सब हड्डियां इंट्रा मेम्ब्रेनस ही बनती हैं, समझे? खोपड़ी की हड्डी और ये क्लेविकल्स वगैरह, ये सब इंट्रा मेम्ब्रेनस।
एंडोकॉन्ड्रल वो होता है जिसमें पहले कार्टिलेज होता है। वो कार्टिलेज थोड़ा सा हार्ड होता है, और हार्ड होते होते हड्डियां व्यवस्थित होती हैं और वो एक हड्डी का रूप लेती है। समझे? समझ रहे हो भाई? जी सर समझ गए। जैसे कैसे नवजात शिशु को 270 से लेके 300 के आसपास हड्डियां रहती हैं, 300 के आसपास हड्डी है और बड़े होते होते 206 हड्डी रह गई। कैसे हुआ? वो हार्ड होते होते कुछ तो आपस में फ्यूज हो गई, कुछ तो समझ रहे हो, कुछ तो आपस में फ्यूज हो गई, और कुछ जो बहुत ही नरम थी पहले, नरम कहते ना, अरे बालक है इसकी तो हड्डी नरम है, कितना ही फैला लो उसे, टेढ़ा कर लो, मालिश करते समय छोटे बच्चे को ऐंठ मरोड़ के ऐसे ऐसा कर देते हैं, उठा देते हैं। तो वो जो भी आपने हड्डी पढ़ी थी, अभी मैंने आपको एक बोन का ऐसा डायग्राम दिखाया था, ऐसा दिखाया था जी सर। और उस डायग्राम में मैंने ऊपर बताया था कि इस ऊपर के हिस्से को कहते हैं एपिफाइसिस, बताया था, और बीच के हिस्से को डायफाइसिस। तो जहां एपिफाइसिस और डायफाइसिस जैसे बोन का जिक्र आए, वो समझ लो एंडोकॉन्ड्रल प्रक्रिया से बन रही हैं। समझ रहे आप? हाँ, क्योंकि इसमें ग्रोथ प्लेट है, इसलिए, क्योंकि इसके ऊपर और निचले हिस्से पे ग्रोथ प्लेट है। ये बढ़ती है, ये बढ़ती है, ये बढ़ती है, ये बढ़ती है, जब तक बढ़ सकती है तब तक बढ़ती है, और एक स्टेज आता है जब ये हार्ड हो जाती है, बिल्कुल ठोस, उसके बाद ये नहीं बढ़ती। कहते हैं ना, जब आपने सुना होगा गांव देहात में या अभी भी, कि भाई तू इतनी कूद फांद करता है या इतनी ट्रेनिंग करता है, तेरी हड्डियां ठोस हो गई हैं, अब नहीं बढ़ेंगी, अब तेरी लंबाई नहीं बढ़ेगी, या कुछ ऐसा। हाँ, चौड़ाई भी और लंबाई भी, सिर्फ लंबाई ही नहीं, चौड़ाई भी, दोनों रुक जाती हैं। वो क्या है, जब इन पे असर पड़ता है, ये टूटती हैं, तो इनको चाहिए पूरी तरह से खुराक और रेस्ट, ताकि वो जो 100 टूटी हैं तो उसकी जगह 125 150 बने, वरना वो धीरे धीरे वहीं रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, ठोस हो जाती है, और कार्टिलेज ठोस हो गई तो वहां पर ग्रोथ खत्म हो गई। कूद के क्लियर है ये बात? बोलो। जी सर क्लियर है। चलिए, स्केलेटल सिस्टम के बाकी हिस्सों को हम, मतलब और बाकी बातों को बाद में, चलो थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ। चलो फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन फिर देखेंगे हम अगली क्लास में। ये जो स्केलेटल सिस्टम है, इसमें पूरे शरीर के कंकालीय ढांचे को 2 भागों में बांट दिया गया है। हाथ और पैर अलग हैं, और ये धड़, सिर से लेके धड़, ये अलग है। समझे? तो ये जो धड़ है, इस धड़ पर ही आपका हाथ पैर नाचता है ना? इसीलिए इस धड़ को बोलते हैं एक्सिस, यानी कि एक्सिस से बना एक्सियल स्केलेटन, और जो नाचते हैं उसको बोलते हैं एपेंडिकुलर। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? जी सर। जी सर। समझे? एक्सिस जिस पे नाच रहा है, तो उसी एक्सिस से एक्सियल स्केलेटन, यानी कि ये धड़ है एक्सियल, जिस पे ये नाच रहे हैं पैर और हाथ। और ये जो पैर और हाथ हैं जो घूमते फिरते हैं, इनको कहते हैं एपेंडिकुलर। तो ये जो एक्सियल स्केलेटन है, ये धड़, इस धड़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 80, और जो एपेंडिकुलर है उसमें 126, कुल मिलाकर के 206 हड्डी टोटल होती है। क्लियर है? बोलो। जी सर क्लियर है।
भैया हाँ, जैसे आप 207 बोन्स बताते हैं, वो पेल्विक बोन फीमेल में एक एक्स्ट्रा होती है। पैल्विक तो भैया पैल्विक तो ग्रिडल होता है ना पूरा, पूरा ग्रिडल होता है तो वहाँ बोन भी तो होती है, प्यूबिक, इस्चियम और इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। हाँ, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तो मेल में भी होती है, तो फिर वहीं पर एक बोन एक्स्ट्रा होती है फीमेल में। वो इलियम, इस्चियम या प्यूबिस? नहीं, ये तीनों तो मेल में भी है। देखो एक सेकंड, नाम क्या होता है उसका एग्जैक्टली देखो। नेम ऑफ द एक्स्ट्रा बोन फाउंड इन फीमेल, ध्यान बार बार उतर जाता है, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं। प्यूबिस ही शायद फीमेल में एक्स्ट्रा होता है। इलियम और इस्चियम मेल में भी होता है, फीमेल में प्यूबिक एक्स्ट्रा होता है शायद। इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, प्यूबिस फीमेल में एक्स्ट्रा होता है। ऐसा तो नहीं कि प्यूबिस फीमेल में 2 है? नहीं, 2 नहीं होता। हाँ वही प्यूबिस एक्स्ट्रा होता है फीमेल में। प्यूबिस एक्स्ट्रा होता है। हाँ, बाकी गिन के देख लो, जिसे गिन के देखना है पूरा 206 बोन। डायग्राम है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप हर का सबका डायग्राम प्रोवाइड करा दूंगा, गिन डालना, क्या दिक्कत है। नहीं गिनी है ना, ये तो कहना। हाँ, यही प्यूबिस एक्स्ट्रा होती है। प्यूबिस डबल है? हाँ फीमेल में। इलियम और इस्चियम नहीं, प्यूबिस। ये जो सामने आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है बताओ, खुद ही बता दो। बोलो। एक्सियल पार्ट। ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है, ये है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। और ये बाकी जो है लाल लाल से, ये है अपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है, तो अब याद वही है, 106 और 126 और 80। ठीक है ना। अब बाकी जो है डिटेल, अब जैसे हम 206 के 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जितना जहाँ तक होगा ना, हम एक बार नज़र ज़रूर मारेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर फंस जाए तो हम उसे टिक कर सकें। बाकी तो 206 में से कुछ भी आ सकता है, पर जो इम्पोर्टेंट और जो थोड़े से ज़्यादा संभावनाएं वाले होंगे उनको हम देख लेंगे, अगली क्लास में उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सर एक चीज पूछनी थी, 233 हड्डियां भी पड़ी थी मैंने कहीं, तो वो कितने होते हैं बालक में? तो 200 बच्चे में छोटा, देखो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा, यानी कि हाँ हाँ एक्स्ट्रा होती है 5 सेकंड। हाँ 8-10 साल के एक्स्ट्रा होती है। क्या कह रहे हैं, एक एक करके बोलो। मेरा भाई का आंसर दे रहा था, सैक्रम और कोटेक्स में जो एक्स्ट्रा बोन होती है वो उसमें एक्स्ट्रा टाइम बोन होती है, वो 235 के लिए, 235 135 के लिए। जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे एडल्ट वाली एज नहीं आती है, तब तक मतलब 206 तो तब होती है जब बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है उसकी, एडल्ट वाली एज में। तब तक धीरे धीरे वो जो 270 रहेंगी या 280 रहेंगी, वो घटती रहती है, घटते ये तो भी ऐसा क्वेश्चन कुछ बन सकता है, जैसे कि आपने एक बार जो बोन्स में लिखवाया है ना, कि एक बेबी में 270 से 300 बोन लगभग पाई जाती है। हाँ, तो ये सवाल तो कई बार आ चुका है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, और ऑप्शन में 300 और 250, 200 से 180 ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो 300 जो सबसे ज़्यादा था उस पर टिक किया गया, और वही टिक होगा, जो सबसे ज़्यादा है वही होगा। अब ये नहीं है कि 300 से ज़्यादा 350, 400 दे दिया उसे कर देंगे, ऐसा नहीं है। पर अगर 200, 250, 280, 300 तो 300 टिक करेंगे। 200 से 300 के बीच में जो रहेगा सबसे ज़्यादा उसे टिक करेंगे, सीधी बात। कौन कौन नहीं आया आज?
अब बोलो किसे क्या दिक्कत है, जो भी नए हैं उनमें से किसी को कोई दिक्कत है पूछो। फर्स्ट पेपर के लिए आज भी कह रहा हूं, अब से भी आपके पास 3 महीने हैं। 6ठी 7वीं 8वीं की मैथ्स की किताब उठा लो, प्राइवेट पब्लिकेशन की। अपने आपके आसपास कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ता है, उसकी 6ठी 7वीं 8वीं की मैथ की किताब उठा लो और उसे 3 बार बना जाओ 3 महीने में, और साथ में रीजनिंग तो चलाते ही रहो, ठीक है ना। हिंदी तो लास्ट के 1 महीने भी पढ़ दोगे तो आपके काम बन जाएगा। जीके और इंग्लिश ये 3 महीने का खेल नहीं है। मैथ भी 3 महीने का नहीं है, पर वो 6th 7th 8th अगर आप कर डालोगे। पेपर कब का उम्मीद है करवाने की? सर 3 महीना तो लगेगा, 3 महीना। अप्रैल मार्च में सोच रहे थे। अगर अप्रैल तक चला गया तो और बढ़िया, क्या दिक्कत है। फर्स्ट पेपर को जितना रगड़ सको उसका उतना मौका मिलेगा। सर उतना ही टफ बनता चला जाएगा पेपर, जैसे पहले हुआ 1 साल गैप हो गया तो इतना टफ आया, वो नेट वाला डाल दिया पोर्शन का। नेट वाला तो डाला ही डाला, टफ जो है वो पेपर बनाना। पेपर इजी था, लेंथी पेपर था, सब ऑप्शन ऐसे ही थे, बस पढ़ने में टाइम हाँ, लगा था। पेपर देखो एक्चुअली में क्या है, पेपर बनाने वाले की वजह से पेपर टफ नहीं हुआ। पेपर टफ हुआ जो उसके कंपटीशन में बैठे उनकी वजह से। भाई साहब बता तो रहा हूँ मैं, कंपटीशन में अब आप क्या मान रहे हो, इस तरफ के लड़के आप देखना, जितने सेलेक्ट हुए हैं उनमें से देखना 70% से ज़्यादा यूपी के ईस्टर्न हिस्से को टच करने वाले जो उधर हैं, कानपुर के उधर वाले, दिन रात लगे पड़े। उन्होंने, उनका कोई काम था ही नहीं, सुबह से शाम तक पढ़ना ही पढ़ना है, सुबह से शाम तक। देखो अभी जितने भी ज्वाइनिंग आई है नई, उनमें से देख लो। हाँ, या तो फिर उधर सर दसियों तो मेरे जानने वाले हैं, कानपुर के दसियों। हाँ बिल्कुल, मेल भी दसियों तो हैं जो जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, और ऐसे तो पता नहीं कितने। बिल्कुल कानपुर के ही और बिल्कुल। अब फीमेल और मेल दोनों। अब एक बात बताओ, उनका नहीं निकलेगा जो वो दिन रात वो वहाँ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब लपेट रहे हैं, और फिजिकल एजुकेशन दिन रात पढ़ रहे हैं। भैया मैं बता रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन में के जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में आप क्या मान रहे हो, 50-60 से ज़्यादा 50 पार करने वाले शायद ही कम, मतलब बहुत कम होंगे। ये जो मेरिट को खींच के ले गए, ये फर्स्ट पेपर की वजह से खींच के ले गए मेरिट को। भैया पता नहीं जन क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अरे यार इसकी तो पूछो ही मत। 200 आउट ऑफ 170 मार्क्स। हाँ पता नहीं, ये तो खैर क्या ही बोलूं, सब नॉर्मलाइजेशन तो हमेशा ही दुख देती है भाई। एक ग्रेड में, हाँ एक टाइम में पेपर होना था। अब ये नॉर्मलाइजेशन की नौबत भी इसीलिए आई क्योंकि ऑनलाइन करवाया। ऑनलाइन पेपर नहीं होता तो नॉर्मलाइजेशन की नौबत नहीं आती, फिर तो सेंटरों पे ठोक देते सारे। सिलेक्शन हो जाता भैया इस बार। नॉर्मलाइजेशन की वजह से तो खैर, और ये 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, इसने सब मिट्टी पीट दी। भाई ऑफलाइन की भी मैक्स ही आ रही है कुछ। कौन भाई बैठे हैं हमारे? मैक भी आओगी भाई, सिट गए फिर तू मैक कर रहा है। साहिल अभी भाई है क्या? नहीं साहिल नहीं है, साहिल घर है वहाँ। घर बार भी तो देखे कोई, भैंस है 5-6, गाय हो रही है 7-8, उन्हें भी कोई देखेगा। ठीक है, किसी को, अरे यार रिकॉर्डिंग तो बंद ही करना भूल गया मैं।